Good morning, class. Today we are going to start chapter 3 of civics. Why do we need a parliament? तो हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, पार्लियामेंट क्या होती है, तो ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट जो है वो इंडिया की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक बिल्डिंग ही नहीं है सिर्फ, मतलब वो पार्लियामेंट जो है वो हम सबकी एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जिसमें लोगों द्वारा इलेक्ट करी हुई एक गवर्नमेंट होती है और वो लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करती है। और लोगों मतलब जो पीपल चूज़ करते हैं जिन एमपीज़ को, वो लोग जो है वो अपने आइडियाज़ से जो है वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो उनकी डिसीज़न मेकिंग होती है गवर्नमेंट चलाने में, और उनको चूज़ करने में लोगों का डिसीज़न होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मेन रोल प्ले जो किया जाता है वो लोगों द्वारा, एक इंडियन सिटीज़न के द्वारा किया जाता है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं जो पार्लियामेंट इसलिए होनी ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी का सिंबल है पार्लियामेंट। तो उसके बाद जो है कि पार्लियामेंट वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इट्स डिसीजन मेकिंग। तो ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तो उसके बाद आता है वाई शुड पीपल डिसाइड। तो लोग ही क्यों डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों लोगों को ही क्यों ये राइट दिया गया है। तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। एवरी ईयर यू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। तो अब उसके बाद क्या था, बहुत उसके बाद क्या, इससे पहले क्या था, बहुत लॉन्ग स्ट्रगल थी इस इंडिपेंडेंस को लेने के लिए। मींस ऐसे ही इंडिपेंडेंट नहीं हो गया इंडिया, बहुत सारी उसने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे, बहुत सारी हर बंदे की, हर लोगों की जो है वो स्ट्रगल रही है इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। तो बहुत सारी हमारी सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस थे जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस स्ट्रगल में, और कुछ लोगों ने थोड़ा पैसिवली भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबका पार्टिसिपेशन इसमें था। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो लोग थे उन्होंने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। तो एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो उन सबको अच्छा लग रहा था कि हम एक फ्री कंट्री में रहें, सबके पास इक्वल राइट्स हों और सबका जो है वो रोल हो डिसीजन मेकिंग में। तो जब इंडिया जो है कॉलोनियल रूल में था, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर था, द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में रहते थे एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर डिसीज़न इंडियंस के फेवर में नहीं लेती थी, उनके वेलफेयर के लिए नहीं लेती थी, तो लोग उनके सारे डिसीज़न से एग्री नहीं होते थे। बट अगर वो लोग उनके डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ करते थे तो उनको पनिश किया जाता था किसी भी तरह से। तो इस तरह से जो है ये फ्रीडम मूवमेंट, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। तो इस सब बातों से परेशान होकर जो लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट चलाई, उसने जो है वो सिचुएशन हमारी चेंज कर दी। तो द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वेरी ओपनली दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड अपनी जो है वो डिमांड्स बनाने लगे। तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, तो दे वर बी इलेक्टेड इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको बजट के बारे में डिस्कशन करने के लिए भी राइट्स मिले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 में, तो कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था, मींस इलेक्शन हुए, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। कुछ हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह से एक थोड़ा सा सिस्टम स्टार्ट हो गया था इलेक्शंस का, लोगों के पार्टिसिपेशन का, इस तरह से। विद दीज अर्ली लेजिस्लेचर्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट नोर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। बट उन्होंने जो है वो हर एक अडल्ट को अलाउ नहीं किया था। तो इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। तो जब अब हमारे यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस सिस्टम बना, तो वो उन सारी ड्रॉबैक्स को जो है वो रिकवर किया गया। तो द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉलोनियल रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल
left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. तो जो भी हमने पास्ट में भुगता था, मीन्स सब लोगों को सब राइट्स नहीं मिले थे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अब जो है वो नया सिस्टम आया, नया सिस्टम बनाया गया, जब उसको बनाने के बारे में सोचा गया जिसमें हर किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और हर किसी को राइट होगा, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री. तो इंडिपेंडेंस आने के साथ साथ हम एक आज़ाद कंट्री के जो है वो सिटीज़न होने वाले थे. दिस डिडंट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक. अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी सोचेगी वो करेगी, मीन्स लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स को ध्यान में रख के ही जो है वो गवर्नमेंट काम करेगी. तो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब फाइटर्स थे, उन सब के जो ड्रीम थे, क्यों लड़ रहे थे वो लोग, क्यों अपनी जानें दे रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो सके, लोगों को उनके हक मिल पाएँ. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, इसका मतलब क्या होता है कि 18 ईयर्स अब जो भी है उसको राइट दिया जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर पाए बाय द वोटिंग. ठीक है, तो हमारे यहाँ ईवीएम के थ्रू वोट होता है, तो लोग हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं. तो इस तरह से जो है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का एक ऐसा ड्रीम रहा था, एक ऐसा इंडिया बनाने का जिसमें हर किसी के पास इक्वल राइट्स हों, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो इस तरह से उन सब ड्रीम्स को आप कह सकते हैं कि एक लाइफ दी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना के. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीज़ें डाली गई जो वो सारे फ्रीडम फाइटर्स चाहते थे. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है ईवीएम मशीन के पास, ईवीएम मशीन का एक ये पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको अपना वोट डालना है. ठीक है, तो ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है. तो पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होता था जिसमें मैनुअली उसकी काउंटिंग होती थी, बट इट टेक टू मच टाइम टू काउंट द वोट्स. तो ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है और बहुत जल्दी जो है, बहुत इजीली जो है वो इसकी काउंटिंग हो जाती है. और उसके बाद है हमारा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो हमारे जो लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो आपने बहुत बार देखा होगा आपके पेरेंट्स वोट डालने जाते हैं. ठीक है, तो वोट क्या होता है, क्यों डालने जाते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है सबके लिए वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, तो वो सब जो है वो हम देखेंगे. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेमोक्रेसी का क्या है? सबका कंसेंट लेना. कंसेंट लेना मीन्स सबकी मर्ज़ी पूछना. तो दैट इज़ डिज़ायर, अप्रूवल, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सो दैट लोगों की जो मर्ज़ी हो, जिसको वो आगे लेके आना चाहते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना चाहते हैं, वो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर पाएँ. तो इट इज़ अ डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग. तो ये जो वोट होता है, ये लोगों का एक डिसीज़न होता है कि वो किसको एज अ गवर्नमेंट यहाँ इंडिया में काम करने देना चाहते हैं. तो इस सब के पीछे क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया इसके पीछे क्या है कि लोगों की मर्ज़ी से ही जो है वो गवर्नमेंट बने. ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों पे ट्रस्ट करे और लोग जो है वो गवर्नमेंट जो है लोगों पे ट्रस्ट करे और लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर पाएँ. तो हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. तो लोग कैसे अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को कि यही गवर्नमेंट बनेगी, यही पार्टी की सरकार बनेगी हमारे यहाँ? इलेक्शंस के थ्रू. तो इलेक्शंस कैसे होती हैं? वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट. मतलब जो भी लाइक 2 और 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शंस में हैं. ठीक है, तो आपने एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट्स दे दिए. मेजॉरिटी वोट मीन्स 50% + 1. ठीक है, 50% मिनिमम, मतलब 51% होने चाहिए किसी भी एक सिंगल पार्टी को जीतने के लिए. तो जब आपके वोट्स के द्वारा वो एक मेजॉरिटी वोट ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसी पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट बन जाती है. तो द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जब सब पूरे इंडिया से पूरे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को सारा गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं. इन दिस सेंस पीपल
थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो हर कोई डायरेक्टली चूज या कंट्रोल नहीं करेगा, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट को जो है वो चलाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये जो है गवर्नमेंट सब लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। तो द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। उसके बाद आता है कि यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट हु इज़ MLA एंड हाउ इज़ द पर्सन गेट इलेक्टेड। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन किस एरिया से इलेक्शन लड़ रहा है, उस एरिया को उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हमारी पार्लियामेंट की पिक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आपका राज्यसभा है और थर्ड वाली पिक्चर जो है आपकी लोकसभा है। तो राज्यसभा एंड लोकसभा 2 हाउसेस होते हैं हमारे। तो जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? 545 सीट्स हैं और राज्यसभा की 245 सीट्स हैं। लोकसभा में 2 इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो होते हैं और राज्यसभा में 12 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे और लोकसभा को जो प्रिजाइड करेगा वो स्पीकर होगा। ठीक है, मतलब जो लोकसभा में यहाँ जो बैठेगा यहाँ वो स्पीकर होगा और यहाँ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके बाद है द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये 545 सीट्स ही क्यों होती हैं, ये नंबर कैसे चूज़ हुआ है, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? इस नंबर का मतलब क्या है कि जो हमारा पूरे इंडिया में पीपल जितने भी एक एरिया के लोग हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग जो है ये सीट्स बनी हुई हैं। इवन हमारा जो POK का एरिया है जो कि अभी इंडिया के अंडर नहीं है, कुछ सीट्स वहाँ से भी हैं। तो इसीलिए वहाँ से कोई इलेक्टेड मेंबर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअल में उतने मेंबर्स होते नहीं हैं जितनी हमारे पास सीट्स हैं, क्योंकि कुछ POK का एरिया, कुछ एक्साइज चेन, उन सब एरियाज़ की सीट्स जो है वो खाली पड़ी रहती हैं। तो उसके बाद है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्रिएटेड आफ्टर 1947, ये हमें पता है पार्लियामेंट हमारा 1947 के बाद बना, जबकि बिल्डिंग्स उससे पहले की बनी हुई हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ द इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट जो है वो हमारे डेमोक्रेसी के आइडिया का एक सिंबल है। These are the participation by the people in decision making process and government by consent. By consent, the parliament in our system has immense powers because it is a representative of the people. तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, जहाँ हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। तो इसमें जो है वो लोगों के द्वारा चूज़ किए लोग जो हैं, मतलब लोगों के द्वारा जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने चूज़ करके भेजा है वो लोग बैठते हैं, इसलिए इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। और राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। तो लोकसभा जो है इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो 5 साल में एक बार चूज़ किए जाते हैं, उसके बाद उनका ड्यूरेशन 5 ईयर्स रहता है। तो कंट्री जो है इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज शोन इन मैप। तो एक मैप में जो है वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज शो की गई हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद है द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस लड़ते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ से हो सकते हैं, या फिर विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं उनके बिना भी जो है वो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी जो है वो कैंडिडेट भी जो है वो इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर सकता है। जैसे ये आपने पार्टीज़ के नाम सुने ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये कुछ पार्टीज़ के नाम हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टीज़ मीन्स ये हर स्टेट में है, और स्टेट पार्टी मीन्स जो एक पर्टिकुलर स्टेट में है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है कुछ नेशनल और कुछ जो है वो स्टेट पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।